हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो फ्रॉम द आईसीएसई इंग्लिश सीरीज। मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में जो कि हमारी टॉपिक एडजेक्टिव से रिलेटेड है। एंड दिस टाइम दिस इज द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द करेक्ट यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। सो शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की और सीधे बढ़ते हैं जानने के लिए द डिफरेंस बिटवीन द वेरी फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज सम वर्सेस एनी। सो सम और एनी जैसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए, राइट, एक्सप्रेस करने के लिए द क्वांटिटी। बट इनका सही इस्तेमाल कैसे होना है, कैसे ये एक दूसरे से सिमिलर हैं और क्या इनमें डिफरेंस है इनके यूजेज में, इसको हम समझेंगे नाउ। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट सेज बोथ these adjectives, चाहे सम हो या एनी हो, इनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो इसका मतलब ये नाउन्स के पहले प्लेस किए जाएंगे, isn't it? तो इसका मतलब इनका जो यूजेज है वो किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी किया जा सकता है और काउंटेबल नाउन्स के पहले भी किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आई वुड लाइक सम वाटर प्लीज। सी, यहां पर सम का इस्तेमाल किया गया है, द एडजेक्टिव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके आगे जो नाउन है जिसको वो क्वांटिफाई कर रहा है, जिसकी क्वांटिटी बता रहा है, दैट इज वाटर। सो वाटर क्या है? क्या वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? कम ऑन टेल मी। अब तक तो आप समझ चुके होंगे ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। सो अनकाउंटेबल नाउन के पहले देखो सम का इस्तेमाल किया हमने। अगर मैं अगला स्टेटमेंट देखूं, आई वुड लाइक सम मैंगोज प्लीज। नाउ लुक एट दिस। सम का इस्तेमाल किया है नॉन स्पेसिफाइड क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी पता नहीं है कितने मैंगोज हैं, राइट। बट देखो सम का इस्तेमाल किया गया है फॉर मैंगोज। अब मैंगोज क्या है भाई? ये भी मेरा नाउन ही है। ये कौन सा नाउन है? नाउन काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंगोज को तो काउंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इजंट इट? वेरी वेल डन। नाउ लुक एट दिस वन। आर देयर एनी टमेटोज इन द शेल्फ? लुक एट दिस। एनी का इस्तेमाल किया है हमने, राइट। बट एनी के आगे जो मेरा नाउन है जिसको क्वांटिफाई किया जा रहा है वो क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? लुक एट इट। टमेटोज आर काउंटेबल ना, तो इसका मतलब इनका इस्तेमाल हम काउंटेबल के पहले भी कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टेटमेंट में देखो, इज देयर एनी शुगर लेफ्ट इन द जार? नाउ लुक एट दिस वन। एनी का इस्तेमाल किया है बिफोर शुगर। शुगर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले भी इस्तेमाल कर रहे। तो आपने अब तक तो इस बात को समझ ही लिया होगा, चाहे काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के पहले सम और एनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट याद रखना, दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। मतलब क्वांटिटी कितनी है वो ये नहीं बताते हैं। सो बोथ आर यूज्ड व्हेन the exact number of the nouns is not known। मतलब जिस नाउन को ये क्वांटिफाई कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है, मतलब वो नंबर में कितना है या फिर वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो स्पेसिफाइड नहीं हो, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सम और एनी का। अब सम मैंगोज में 12 मैंगोज भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। सो द नंबर इज नॉट एग्जैक्टली टोल्ड। तो जब क्वांटिटी एग्जैक्टली नहीं पता हो तो सम और एनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइन। नाउ both can be used in interrogative sentences। Now look at this one। इनको हम interrogative sentences में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। interrogative sentences मतलब जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन सेज वुड यू लाइक सम शुगर इन योर टी? सो इफ आई आस्क यू वुड यू लाइक सम शुगर इन योर टी मीन्स क्या आप लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर लेना चाहेंगे इन योर टी, राइट। सो सम का अगेन इस्तेमाल किया है विद एन अनकाउंटेबल नाउन, बट दिस टाइम द सेंटेंस इज एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल पॉसिबल है, राइट। लुक एट दिस वन। हैव यू गॉट एनी फ्रेंड्स इन द टाउन? सो हैव यू गॉट एनी फ्रेंड्स इन द टाउन, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है टाउन में? ओके, सो यहां पर अगेन एनी का इस्तेमाल किया जा रहा है विद फ्रेंड्स, एक काउंटेबल नाउन है ऑब्वियसली फ्रेंड्स। सो यहां पर आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क में एंड कर रहा है, दैट मींस ये भी क्वांटिटी को ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहां पर अगेन क्वांटिटी पूछी जा रही है कि कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे टाउन में, राइट। तो एनी का एक लॉजिकल मीनिंग समझो। एनी का मतलब होता है एटलीस्ट वन। ओके, एटलीस्ट वन भी हो सकता है, कई बार वन और मोर भी हो सकता है मीनिंग। ओके, इफ आई से हैव यू गॉट एनी फ्रेंड इन द टाउन, आई वुड मीन हैव यू गॉट एटलीस्ट वन फ्रेंड इन द टाउन। ओके, तो एनी का मतलब एटलीस्ट वन भी हो सकता है या फिर वन और मोर भी हो सकता है। इफ आई से यू कैन पिक एनी ऑफ दीज बुक्स,
So any of these books में I would mean you can pick any one or even more than one books. Okay? So इसको आपको ऐसे ही समझना है कि any का इस्तेमाल यहाँ पर एटलीस्ट वन भी हो सकता है और वन और मोर भी हो सकता है. ओके, बट अब समझते हैं इनकी डिफरेंसेस को. इनके यूजेज में डिफरेंस आता कहां पर है. लुक एट इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. याद रखो, सम का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस. मतलब जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं सम का. ओके, मतलब वहां पर पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी उस सेंटेंस में. जैसे देयर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर. ओके, सो आई जस्ट राइट इट डाउन. यहां पर इन मिस हो गया है. So there is some milk in the refrigerator. That means there is milk in the refrigerator, जिसकी quantity is not known. Okay, so milk है but in the refrigerator. Next one, if you see any, अब any का इस्तेमाल कैसे करेंगे वहीं पर. तो any का इस्तेमाल किया जाता है in negative sentences. मतलब if I say there isn't any milk in the refrigerator, isn't is a contraction of not, is not, right? So there is not any milk in the refrigerator. See, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड लगा है. इट मीन्स ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और वहां पर हम एनी का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो देयर इजंट एनी मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि कोई भी, यानी कि जरा भी मिल्क नहीं है इन द रेफ्रिजरेटर. सो यू गेटिंग द पॉइंट. सो याद रखो, एनी का इस्तेमाल जब भी हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस में, वो बता रहा है कि वो चीज की लैक है या एब्सेंस है. वहीं पर हम एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं सम का. दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट यू मस्ट रिमेंबर. सम फॉर एफर्मेटिव and any for negative sentences. So बच्चों, it's practice time and here we have on screen our very first exercise for us to practice that says fill in the blanks with some or any. So देखो, some और any का इस्तेमाल करके you have to fill up these blanks, okay? And you have to help me fill up all of these, okay? So beginning with the first one that says they have not given dash reply to my query regarding the delivery of the books. So see, अगर हम sentence को देखें, you will find a negative word over here, not. They have not given dash reply. So noun से related मुझे इस adjective का इस्तेमाल करना है, but noun से related हमको एक negative statement बताई जा रही है और negative statements के लिए we used to use any. Very well. So यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे any. So they have not given any reply to the query regarding the delivery of the books. See, got it? Okay. Next one. Dash people have gathered in front of the school to know the results of the board examination. तो यहां पर क्या लगना चाहिए, सम की एनी. एनी पीपल हैव गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल कि सम पीपल हैव गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. इट इज अ नॉर्मल पॉजिटिव स्टेटमेंट. वी विल यूज सम. ओके, सो सम पीपल को क्वांटिफाई करने के लिए वी विल यूज एडजेक्टिव सम का. वेरी वेल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट सेज डू यू नो डैश डेंटिस्ट अराउंड द नेबरहुड. सो डू यू नो डैश डेंटिस्ट अराउंड द नेबरहुड, क्या लगाऊं, सम की एनी. डू यू नो एनी dentist around the neighborhood. Any means मैंने बताया था ना, at least one. Do you know at least one dentist around the neighborhood? उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे any. Good. Moving on to the fourth one. It says you should raise your hand if you have dash questions. So you should raise your hand if you have any or some questions. Any questions. At least one question also, right? So any questions. Okay. Now there are dash questions that need to be answered in detail. So there are dash questions that need to be answered in detail. There are any questions that need to be answered in detail, या फिर there are some questions that need to be answered in detail. It must be some questions. Okay, very well. I have dash bread and butter in the lunch box. भाई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है क्वांटिटी बताने के लिए कि मेरे पास कुछ ब्रेड और बटर है इन द लंच बॉक्स. सो आई वुड यूज सम. ठीक है, ओके. Is there dash butter in the refrigerator? So हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क में अगेन. Is there some butter in the refrigerator या फिर is there any butter in the refrigerator? Is there any butter in the refrigerator? Very well done. Okay, so I hope you got this concept clearly now. तो बच्चों अब बारी है समझने की हमारे नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज को. एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स आर ईच वर्सेस एवरी. तो देखो, ये दोनों के दोनों ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप डेली इस्तेमाल करते हो लगभग.
राइट, बट इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इनको कैसे करेक्टली यूज करें, नाउ वील अंडरस्टैंड। बिगिनिंग विद द सिमिलैरिटीज फर्स्टली, ओके। बात करें अगर इनके यूजेज की, तो दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो याद रखना है दोनों के दोनों काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जो सिंगुलर है, ओके ओके। एंड दोनों का ही मतलब होता है ऑल, ये सबको रेफर करेंगे किसी भी ग्रुप में, बट इंडिविजुअल फोकस करेंगे एवरी मेंबर पे उस ग्रुप के, ओके। मतलब अगर ग्रुप में 20 लोग के बारे में बात हो रही है, ईच और एवरी अगर इस्तेमाल होता है, मतलब वो 20 के अलग अलग, मतलब 20 मेंबर्स के ऊपर अलग अलग फोकस किया जाएगा, ओके। सो एवरी इंडिविजुअल विल बी फोकस्ड अपॉन, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, दैट मींस हर एक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिला जो भी ग्रुप था, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलता हूं एवरी सीट वाज टेकन, मतलब सारी की सारी सीट जो थी वो भर गई थी, ठीक है, कोई भी खाली नहीं रही। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई सिमिलैरिटीज की, बट डिफरेंस समझते हैं दोनों के इस्तेमाल में डिफरेंस कहां आता है। बात करते हैं सबसे पहले ईच के बारे में। देखो ईच का इस्तेमाल तब किया जाता है बच्चों जब भी हम यहां पर बात कर रहे हो दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में, ओके, बट अटेंशन दिया जा रहा हो हर एक इंडिविजुअल को, यू नो, फॉर्मिंग एनी ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो उस ग्रुप को बना रहे हैं, तो अगर वो ग्रुप दो या दो से ज्यादा लोगों का हो, तो हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करने के लिए हम ईच का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। और याद रखना ईच का इस्तेमाल बेसिकली उन ग्रुप्स के लिए किया जाता है या उन ग्रुप्स के मेंबर के लिए किया जाता है जिनका नंबर जो है वो या तो लिमिटेड हो, यानी कि ग्रुप में मेंबर्स लिमिटेड हो, या फिर उनका नंबर फिक्स्ड हो, ओके। मतलब एक आइडिया हो कि उसमें इतने ही सेट ऑफ पीपल होंगे, क्लियर, ओके। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ईच बुक इज इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने आपके सामने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स रखी होंगी और उसके बारे में आप कह रहे हो ईच बुक इज इंटरेस्टिंग, मतलब सारी की सारी बुक्स जितनी भी आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं या आपको दिख रही हैं वो सभी की सभी इंटरेस्टिंग हैं। तो देयर इज अ लिमिटेड सेट ऑफ ग्रुप्स, आई मीन लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स, ओके, जिनको आप देख के बता रहे हो कि सभी बुक्स जो हैं इंटरेस्टिंग हैं। या फिर अगर मैं कहता हूं शी हेल्ड अ गिफ्ट इन ईच हैंड, तो शी हेल्ड अ गिफ्ट इन ईच हैंड, तो ईच हैंड में हमारे पास कितने हाथ होते हैं, ऑब्वियसली दो ही हाथ होते हैं। तो दो के लिए अगर बात हो रही हो, राइट, तो हम यहां पर ईच का इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर हम एवरी हैंड नहीं कहेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास दो से ज्यादा हाथ तो नहीं होते ना। तो ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो यहां पर दो हाथ हैं आपके पास, तो दोनों हाथ ऑक्यूपाइड हैं, राइट, गिफ्ट से, तो इसका मतलब हम यहां पर ईच का इस्तेमाल करेक्टली कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल रिसीव्ड अ गिफ्ट। ना सी ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो मतलब एक लिमिटेड ग्रुप में जितने भी लड़के थे, जितनी भी लड़कियां थी, सबको इंडिविजुअली क्या मिला, एक गिफ्ट मिला है। तो सभी के सभी को यहाँ पर गिफ्ट मिला है। आई होप ये एग्जांपल्स आपको तीनों के तीनों समझ में आ गए। तो याद रखना है ईच का इस्तेमाल कब होता है, जब हम बात कर रहे हो दो या दो से ज्यादा चीजों की, राइट। और रिमेंबर जब भी ग्रुप का जो साइज है या ग्रुप में जो मेंबर्स का साइज है वो आइदर डेफिनेट हो या फिर लिमिटेड हो, ये बात आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यूजेज का ऑफ एवरी, कैसे वो डिफर करता है ईच से। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरी जो है ना, दिस वर्ड एवरी, इट इज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड देन ईच, ओके। मतलब एवरी वर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ईच से। कैसे? बिकॉज इट मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन, मतलब बिना किसी एक्सेप्शन के, कोई भी छूटने ना पाए, ओके। इन दैट केस एवरी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इट इंप्लाइज द आइडिया, मतलब नन शुड बी लेफ्ट, क्लियर, ओके। तो इट इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। दो के लिए अगर बात हो रही थी तो ईच का इस्तेमाल कर रहे थे, दो या दो से ज्यादा, बट वहां पर दो भी गिना जाता था ईच में। बट यहां पर हम बात करेंगे जब हमारे पास ग्रुप जो है वो दो से ज्यादा लोगों का या दो से ज्यादा चीजों का होगा, राइट। तो यहां पर दो के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एवरी का, दो से ज्यादा होने चाहिए। ईच का इस्तेमाल दो के लिए भी किया जा सकता था और दो से ज्यादा के लिए भी, ओके। और यहां पर याद रखना है ये फोकस करता है पूरे ग्रुप पर, ओके, एज अ होल। तो पूरे ग्रुप पर फोकस होता है, बट कंसिडरिंग ऑल द मेंबर्स कलेक्टिवली। तो ग्रुप की पूरी बात हो रही है, बट जितने भी मेंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली कंसिडर किया जाएगा, ओके ओके। बट वहां पर क्या हो रहा था, ईच में हम ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन पे इंडिविजुअली फोकस कर रहे थे, राइट। जैसे इफ आई से इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज इनडेफिनिट। एक बात और याद रखना है, ईच का इस्तेमाल कब हो रहा था, जब ग्रुप का साइज इनडेफिनिट हो। बट यहां पर इस्तेमाल तब होता है जब नंबर इनडेफिनिट हो, पता ही नहीं हो कि कितनों की बात की जा रही है, उस ग्रुप में कितने ही लोग होंगे। जैसे इफ आई से एवरी बुक इज इंटरेस्टिंग, सो एवरी बुक इज इंटरेस्टिंग, मैं कह रहा हूं सभी बुक्स इंटरेस्टिंग होती हैं। सो एवरी बुक इज इंटरेस्टिंग मतलब अब यहां पर कितनी ही बुक उठा लो, देयर इज नो लिमिट, कितनी ही बुक्स आपके पास होंगी, मेरे पास होंगी, आपके अड़ोसी पड़ोसी के पास, सबके पास होंगी, राइट। सो जितनी भी बुक्स होती हैं हम कह रहे हैं एवरी बुक इज इंटरेस्टिंग, मतलब हर बुक इंटरेस्टिंग है,
Now this is not an indefinite collective term, right? Obviously this is not a definite collective term. ये एक indefinite collective term है because we do not know कितने की बात की जा रही है, कितनी number of books हैं. There are infinite number of books, right? Then उसके बाद अगर मैं बात करूं, every boy and girl received a gift. So every boy and girl received a gift. ये general term में बात हो रही है. अब कितने लड़के कितनी लड़कियों को gift मिला? That is not assured here, right? So remember, every का इस्तेमाल तब हो रहा है जब group का size is not defined. Well, अगर डिफाइंड है तो ईच का इस्तेमाल होगा. ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए, एवरी का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों के लिए ही किया जाता है. ये बात समझ में आ रही है? अब इनके कॉन्सेप्ट्स को हम ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन करेंगे थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ. So बच्चों, on board we have another exercise to practice and strengthen our concepts. And the exercise says fill in the blanks with each or every. So each और every जैसे वर्ड से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. चलो बिगिन करते हैं फर्स्ट के साथ. And you have to help me, okay? The first one says dash student in the class must submit the assignment by Monday. तो यहाँ पर क्या लगेगा? Each की every. So see, it is telling us something जो कि collectively पूरे ग्रुप के बारे में कह रहा है. That information is referred to the group as a whole itself, right? तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? जब हम whole ग्रुप की बात कर रहे हैं एक साथ collectively, तब हम इस्तेमाल करते हैं every का. So every student in the class must submit their assignment by Monday. Next, I gave a chocolate to dash of the children at the party. So क्या लगेगा? Each की every. I gave a chocolate to each of the children at the party. So यहाँ पर each का इस्तेमाल होगा, right? So each, every of the children तो नहीं इस्तेमाल हो सकता है ना? Each of the children. He visits his grandparents dash Sunday. So he visits his grandparents dash Sunday. Each Sunday, every Sunday. Come on, tell me, what is more appropriate? Every, right? Why? Because अब Sundays का कितने Sundays का ग्रुप हो, वो तो हर Sunday जाता है, तो Sundays तो indefinite number में आएंगे ना उस person की life में, right? So in that case, every is more appropriate to use because it is used for indefinite number or group of that particular thing. That is Sundays के बारे में बात हो रही है. So Sundays can be indefinite और वो हर Sunday without a fail mandatorily जाता है वहां पर. Okay? Okay. Now बात करते हैं next one. The players dash received a medal after the match. The players each received a medal after the match या फिर the players every received a medal after the match. Obviously each, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक individual player पे focus करेंगे, है ना? We planted 2 trees on dash side of the road. रोड के कितने साइड्स होते हैं? 2 ही साइड्स होते हैं और 2 हैं तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच की एवरी. ऑब्वियसली ईच, राइट? तो दोनों ही साइड्स पे रोड के देयर इज समथिंग बीइंग प्लांटेड. तो इसका मतलब यहां पर वी हैव टू प्लेस ईच. आई होप ये एक्सरसाइज आप सभी ने आसानी से फिल कर ली होगी और आपके ईच वर्सेस एवरी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. तो बच्चों, नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन आवर नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स लाइक much and many. So much और many का इस्तेमाल कैसे करना है? ये बहुत ही सिंपल है. देखो, many का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के पहले. जैसे I have many friends. अब देखो फ्रेंड्स क्या है भाई? काउंटेबल है. You can count your friends, right? तो उसके पहले we can use many, okay, to quantify it. अब अगर मैं बात करूं much का, तो ऑब्वियस है just opposite of what we have studied for many. much का इस्तेमाल किया जाता है before uncountable nouns. जैसे there wasn't much water in the tub. तो देखो much का इस्तेमाल किया है टू क्वांटिफाई वाटर विच इज अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए उसके पहले हम much का इस्तेमाल करेंगे. सो many का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर काउंटेबल एंड much का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. और इस कॉन्सेप्ट को हम और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू एन एक्सरसाइज. एंड दिस टाइम इट सेज fill in the blanks with much or many. So much or many जैसे वर्ड से you have to fill in these blanks. So you have to help me, okay? The first one says how dash does this watch cost? Okay? So क्या बोलेंगे यहाँ पर? How much does this watch cost? या फिर how many does this watch cost? Actually यहाँ पर क्या imply हो रहा है? It is implying money. Money के बारे में बात हो रही है, right? How much money या how many money क्या इस्तेमाल होना चाहिए? Come on, tell me. Money क्या है? Countable noun है कि uncountable noun है? Tell me. Money is an uncountable noun, not a countable one. क्या आप confused हो? देखो, लेट मी टेल यू, मनी को हम 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी तो नहीं कह सकते ना. इसका मतलब वो काउंटेबल नहीं है. हाउएवर मनी के जो यूनिट्स होते हैं, जैसे लेट्स से 1 रुपी, 10 रुपी, 200 रुपीज या $5, $10, वो काउंटेबल होते हैं. ओके, सो इन दैट केस मनी इटसेल्फ इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ओके, इसीलिए हम मनी के लिए यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगाते हैं? मच. तो हम कहेंगे हाउ मच डज दिस वॉच कॉस्ट. तो अगर हम
इस क्वेश्चन को और एक्सपैंड करते तो इट वुड हैव बीन हाउ मच मनी डज दिस वॉच कॉस्ट। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा मच का इस्तेमाल होगा। क्लियर? Come on. Now moving on to the next one. Tell me, you need to tell me how dash packets of flour you require for this recipe. तो देखो यहाँ पर पैकेट्स की बात की जा रही है, हमारा नाउन क्या है? पैकेट्स। पैकेट्स को काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसका मतलब उसके पहले हम इस्तेमाल करेंगे many का। तो हम कहेंगे how many packets, right? Very well done. Now moving on to the third one. It says dash students apply for medical courses in Australia. स्टूडेंट्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? स्टूडेंट्स को तो काउंट कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब हम 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट कह सकते हैं ना, तो इसका मतलब इसके पहले हम लगाएंगे मेनी। वेरी वेल, सो मेनी स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर मेडिकल कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेटमेंट दैट सेज डैश बुक्ड टिकट्स फॉर द मैच बट फ्यू कुड मेक इट टू द स्टेडियम। तो यहां पर बात हो रही है पीपल की, राइट? सो डैश बुक टिकट्स फॉर द मैच, तो यहां पर क्या लगेगा? मैनी की मच। एक्चुअली सोच के देखो तो ये इंप्लाई कर रहा है पीपल को, एंड पीपल को काउंट किया जा सकता है, राइट? 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, राइट? तो इसका मतलब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे मैनी का। सो मैनी बुक्ड टिकट्स फॉर द मैच बट फ्यू कुड मेक इट टू द स्टेडियम। नेक्स्ट वन, डोंट ऑर्डर 2 डैश चॉकलेट्स एज दे आर नॉट गुड फॉर योर टीथ। तो यहां पर जिस नाउन को हमें क्वांटिफाई करना है वो चॉकलेट्स है, और चॉकलेट्स को तो काउंट किया जा सकता है, वो तो एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसका मतलब हम यहां पर लगाएंगे मेनी का। So don't order too many chocolates as they are not good for your health. Now dash misfortune could have been avoided if you have been careful. तो देखो dash misfortune ये क्या होगा? हमारा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइट? अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? much का। So we say much misfortune could have been avoided if you had been careful. Clear? Last one. Can you tell me how dash days the food will last? तो देखो dash days, नाउन क्या है मेरा? days। काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? 1 day 2 day 3 day कह सकते हैं, मतलब काउंटेबल है। इसके पहले क्या लगाएंगे हम? many, right? So we would say can you tell me how many days the food will last? Right? So I hope now you got the concept about much and many very clear. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं towards our next 2 set of adjectives की ओर। यहाँ पर मैं 2 सेट्स की बारे में बात करूंगा एक एक करके, और दोनों सेट्स का जो यूजेज है वो लगभग सिमिलर है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के यूजेज में। ओके, और पहले हम सेट ऑफ एडजेक्टिव की ओर बढ़ते हैं जिसे हम बुलाते हैं लिटिल वर्सेज अ लिटिल वर्सेज द लिटिल। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव होगा वो होगा फ्यू वर्सेस अ फ्यू वर्सेस द फ्यू। ठीक है, बट पहले हम इसको डील करेंगे, हमारे फर्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स को। सो बात करेंगे लिटिल वर्सेस अ लिटिल या द लिटिल की, तो तीनों के तीनों का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो रिमेंबर, इनका इस्तेमाल किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले। ये बात याद रखोगे? क्लियर। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बात करूं अगर मैं लिटिल की, तो लिटिल शब्द का मतलब होता है नॉट मच या फिर हार्डली एनी, मतलब जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में ना के बराबर, ना होने के बराबर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा ऑन द सेंटेंस, मतलब ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। दैट मींस ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सो व्हेन आई से वी हैव लिटिल फूड टू फीड एवरी डे, दैट मींस हमारे पास लगभग ना के बराबर ही खाना होता है टू फीड एवरी डे, खाने के लिए। ठीक है, ये हमारा यूजेज है लिटिल का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं अ लिटिल का, सो अ लिटिल का मतलब देखो अ लिटिल जो है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस एक्सप्रेस करता है। सो इट मींस एटलीस्ट सम, मतलब थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो है, उसको दर्शाने के लिए मतलब हम यहाँ पर होप रख रहे हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं सेंटेंस में। सो इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। सो इफ आई से सो अ लिटिल वुड मीन अ लॉट, सो अ लिटिल वुड मीन अ लॉट मीन्स थोड़ा बहुत भी हमारे लिए बहुत माना जाता है या बहुत हो जाएगा। सो इफ आई से वी हैव लिटिल फूड टू फीड एवरी डे, मतलब हमारे पास ना के बराबर खाना होता है खाने के लिए हर दिन, तो हमारे लिए थोड़ा बहुत भी बहुत हो जाता है। सो अ लिटिल मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मैं बात करूं द लिटिल की, तो द लिटिल का मतलब होता है द होल, मतलब पूरा का पूरा, बट वो पूरा का पूरा ही बहुत कम है, मतलब जितना है उतना पूरा का पूरा।
राइट? सो दैट मीन्स इफ आई से वी हैव फिनिश्ड द लिटिल फूड वी हैड, तो हमारे पास जो लिटिल फूड था, हमारे पास जो जरा सा भी खाना बचा था ना, वो हमने पूरा का पूरा खा लिया. सो थोड़ा क्वांटिटी कम है, बट हमने उसको पूरा कंज्यूम किया. तो द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम पूरे के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो जो पूरा है वो ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है. यू गॉट द पॉइंट? क्लियर? अब ऐसा ही सेम इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है फॉर अवर नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव, जिन्हें हम बुलाते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. बट फर्क क्या है? इनका इस्तेमाल किया जाता है बिफोर काउंटेबल नाउन्स. क्लियर? नाउ सी, अगर मैं बोलता हूं फ्यू मीन्स यहां पर नॉट मेनी. अब नॉट मच नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके लिए हम मेनी का इस्तेमाल करेंगे. तो दैट मीन्स नॉट मेनी या फिर हार्डली एनी, मतलब अगेन ना के बराबर, गिनती में ना के बराबर. सो इट ऑल्सो हैज अ नेगेटिव मीनिंग. सो नेगेटिव एडजेक्टिव हुआ. सो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे को लगभग ना के बराबर स्टूडेंट्स ही आए थे, बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे. क्लियर? अब मैं अगर कहता हूं अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत तो आए थे, एटलीस्ट सम, है ना? तो मैं कहूंगा अ फ्यू स्टूडेंट्स केम आफ्टर लंच, मतलब थोड़े बहुत स्टूडेंट्स लंच के बाद भी आ गए थे. क्लियर? और अगर मैं कहता हूं द फ्यू, तो द फ्यू का मतलब होता है जितने थोड़े बहुत भी थे ना, वो सारे के सारे. ओके, सो ऑल ऑफ देम दो वेरी फ्यू, मतलब इट मीन्स बहुत कम थे, बट जितने थे सारे के सारे. सो आई वुड से द फ्यू हु केम लेफ्ट अर्ली, तो जितने थोड़े बहुत भी आए थे ना, वो सबके सब जल्दी चले गए, मतलब थोड़े बहुत स्टूडेंट जो आए थे वो भी पूरे के पूरे चले गए. तो दैट मीन्स यहाँ पर हम द का इस्तेमाल करेंगे. तो आई होप दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो आप समझ गए होंगे, अ फ्यू, द फ्यू, और नॉर्मली हम फ्यू का जब इस्तेमाल करते हैं. बस फर्क क्या है? फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर काउंटेबल नाउन्स और लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब चलो हम एक एक्सरसाइज के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट्स को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो बच्चों, वी हैव एन एक्सरसाइज ऑन स्क्रीन दैट सेज fill in the blanks with the correct options from the brackets. Now, the first one says dash food that was left had gone stale. So जो खाना बचा था वो पूरा स्टेल हो गया. इसके लिए हम क्या लगाएंगे? a little, the little या little का? Exactly, the little का इस्तेमाल किया जाएगा. The little food that was left, मतलब जितना थोड़ा बहुत भी खाना जो बचा था ना, वो पूरा का पूरा सड़ गया या खराब हो गया. So the little food that was left had gone stale. Okay, next one, the venue of the party was almost empty as dash people attended the event. So the venue of the party was almost empty as a few people, the few people या few people. Simply few people का इस्तेमाल करेंगे हम, ये वाला few people. So the venue of the party was almost empty as hardly any people या फिर almost none, ना के बराबर लोग वहां पहुंचे. इसीलिए few का क्या मतलब होता था? It means वहां पर हार्डली एनी यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर लोग पहुंचे. राइट? विथ डैश एनकरेजमेंट द चिल्ड्रन वुड गो अ लॉन्ग वे. विथ अ लिटिल एनकरेजमेंट, विथ द लिटिल एनकरेजमेंट या फिर विथ लिटिल एनकरेजमेंट, वी वुड से अ लिटिल. यहां पॉजिटिविटी एक्सप्रेस हो रही है ना, तो मतलब थोड़ी बहुत. अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत. तो थोड़े बहुत एनकरेजमेंट के साथ जो चिल्ड्रन है दे वुड गो अ लॉन्ग वे, वो लंबे रास्ता तय करेंगे. राइट? ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग. डैश बुक्स दैट ही गेट्स एज गिफ्ट्स आर लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज फ्रेंड्स. अ फ्यू, द फ्यू या फ्यू. सो देखो, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, अ फ्यू बुक्स दैट ही गेट्स एज गिफ्ट्स, या फिर द फ्यू बुक्स दैट ही गेट्स एज गिफ्ट्स, या फिर फ्यू बुक्स दैट ही गेट्स एज गिफ्ट्स. हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे द फ्यू का. हम कहेंगे द फ्यू बुक्स दैट ही गेट्स एज गिफ्ट्स आर लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज फ्रेंड्स. मतलब जो थोड़ी बहुत किताबें उसको मिलती भी हैं वो अपने दोस्तों में बांट देता है. ओके, तो द फ्यू, क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं द फ्यू मतलब जो थोड़ी बहुत मिलती हैं वो पूरी की पूरी बुक्स बांट देता है, बिकॉज ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग. राइट? ओके. आफ्टर वॉट ही डिड टू हिज फ्रेंड आई हैव डैश फेथ इन हिम. सो उसने जो अपने दोस्त के साथ किया है उसके बाद तो मेरा उस पर क्या बोलेंगे, जरा भी फेथ नहीं है ना. तो क्या लगना चाहिए? अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल का? आई हैव लिटिल फेथ ऑन हिम. लिटिल मतलब नॉट मच या फिर हार्डली एनी. राइट? मतलब ना के बराबर फेथ बचा है मुझे उस पर. लास्ट वन, कम ऑन. दो आई डिडंट लाइक मूवीज देयर वर डैश दैट आई कैन वॉच. अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू? कम ऑन टेल मी. यहां पर देयर वर
अ फ्यू, यानी कि यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी की बात की जा रही है। भले ही मैं नहीं देखता था, बट थोड़ी बहुत ऐसी मूवी हैं जिनको मैं देखना देख सकता हूँ या मुझे देखना पसंद है। आई कैन वॉच मतलब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर? सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर नाउ कि हम यहाँ पर फ्यू के डिफरेंट फॉर्म्स और मच के यहाँ लिटिल के डिफरेंट फॉर्म्स कैसे अच्छे से फिल कर सकते हैं इन सच दीज सच ऑफ दीज एक्सरसाइजेज एंड कंडीशंस। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स की ओर, विच आर एल्डर वर्सेस ओल्डर, एल्डेस्ट वर्सेस ओल्डेस्ट। देखो कैसे इनको हम सही तरह से यूज करते हैं, इसको अभी समझेंगे। बिगिनिंग विथ एल्डर एंड एल्डेस्ट के साथ। देखो ये जो वर्ड्स एल्डर और एल्डेस्ट हैं, आपको पता है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है ओनली फॉर पीपल, मतलब जब आप सिर्फ लोगों को रेफर कर रहे हो, इंसानों को रेफर कर रहे हो, तो ही आप एल्डर और एल्डेस्ट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। सो व्हेन आई से शी इज एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब वो दो बहनों में बड़ी है, तो ऑब्वियसली यहां पर इसकी बात हो रही है, शी इज एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। क्लियर? बट व्हेन आई से वर्ड्स लाइक ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट, अगेन ये भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वर्ड ओल्ड के, राइट? सो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? इनको हम लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज देम फॉर बोथ पीपल ऑल्सो एंड फॉर थिंग्स ऑल्सो, राइट? ओके, मतलब इनको हम लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट लाइक एल्डर और एल्डेस्ट, बट हम यहाँ पर इनको थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर, हम एल्डर और एल्डेस्ट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल थिंग्स के लिए नहीं करते हैं, नेवर। ओके, वी डू इट फॉर ओनली पीपल। और यहाँ पर ओल्डर को हम पीपल के लिए भी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। सो व्हेन आई से दिस इज द ओल्डर ऑफ द टू बिल्डिंग्स, दैट मींस यहाँ पर देखो दो बिल्डिंग्स हैं, मान लेते हैं ये वाली जो है वो ज्यादा पुरानी है देन दिस वन, राइट? तो दिस इज ओल्डर ऑफ द टू बिल्डिंग्स। क्लियर? बट सी द क्वेश्चन अराइजेज, अगर दोनों के दोनों पीपल को रेफर कर रहे हैं तो कब हम एल्डर और एल्डेस्ट लगाएंगे, कब हम ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाएंगे, इस रूल को अब हम समझेंगे, राइट? तो देखो याद रखो, एल्डर और एल्डेस्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है टू रेफर टू पीपल जो बिलोंग करते हैं टू द सेम फैमिली, मतलब वो रिजर्व किए जाते हैं फॉर सीनियोरिटी विद इन अ फैमिली, मतलब रिलेटेड लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ फैमिली। ओके, सो व्हेन आई से द मनी वाज इनहेरिटेड बाय द एल्डेस्ट ब्रदर, नॉट ओल्डेस्ट ब्रदर, बिकॉज ब्रदर ऑब्वियसली फैमिली का ही पार्ट है, राइट? तो यहाँ पर रिलेशन बताया गया है, ब्रदर ऑब्वियसली इंक्लूड किया गया है, मतलब जो स्पीकर है वो उससे रिलेटेड है। क्लियर? तो फैमिली के तौर पे रिलेटेड है, फेमिलियल रिलेशन है, राइट? इन दैट केस एल्डेस्ट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। बट व्हेन आई से ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का इस्तेमाल, रिमेंबर दे शुड बी यूज्ड ओनली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फैमिली। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मिनिशा इज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज मिनिशा, तो मिनिशा इज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। दैट मीन्स मिनिशा का कंपैरिजन तो किया जा रहा है पूरी क्लास के बच्चों से, बट एनी ऑफ दी स्टूडेंट जो है वो फैमिली के तौर पे रिलेटेड नहीं है। एज के टर्म्स में मैंने बता दिया दैट शी इज द ओल्डेस्ट, बट हम एल्डेस्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज जिनसे उनका कंपैरिजन किया जा रहा है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फैमिली। क्लियर? सो इसलिए हम यहाँ पर ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो रिमेंबर, एल्डर एल्डेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट सीनियोरिटी विद इन द फैमिली, एंड ओल्डेस्ट या ओल्डर का इस्तेमाल किया जाता है टू रिफर टू सीनियोरिटी अमंगस्ट पीपल हु आर नॉट रिलेटेड एज अ फैमिली। क्लियर? वेरी वेल। अब देखो एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इट सेज वी यूज वर्ड्स ओल्डर एंड ओल्डेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द एज ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। तो लोगों की एज या किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज की एज बताने के लिए भी हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द फ्लैग वॉज होस्टेड बाय द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप में जो सबसे सीनियर पर्सन था उसने फ्लैग होस्ट किया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओल्डेस्ट। ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप में लोग फैमिली के तौर पर रिलेटेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी विल यूज ओल्डेस्ट नॉट एल्डेस्ट। कल्पना इज 2 years ओल्डर देन मी, सो कल्पना और मी यानी कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। क्लियर? अब जब यहां पर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, बट यहां पर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है जो हमें इन दोनों का रिलेशन बता रहा है दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, इसीलिए हम यहां पर ओल्डर लगाएंगे, द बेनिफिट ऑफ डाउट जो हम यहां पर देते हैं। वी विल नॉट से एल्डर, ओके, क्योंकि यहां पर कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि कल्पना जो है वो मुझसे फैमिली के तौर पर रिलेटेड है। क्लियर? सो इन दैट केस वी विल यूज ओल्डर। तो आई होप द यूजेज ऑफ एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट ये आपको समझ आ गया होगा। So, बच्चों, again it's practice time, and this time we have on screen our exercise that says fill in the blanks with the correct options from the brackets. Now see, one by one we will see all of these questions and we'll try to fill them, and you have to help me, huh? First one says I am visiting my dash sister tomorrow. What will we use, elder or older?
देखो सिस्टर का इस्तेमाल किया है, सिस्टर भाई फैमिलियल रिलेशनशिप को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वी विल यूज द वर्ड एल्डर. ओके, सो I am visiting my elder sister tomorrow, not older sister. Clear? Then next one, Surili is 5 years dash than Shyam. Elder की older. Come on, tell me. Elder या older? सुरीली और श्याम के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है एज अ फैमिली, तो इसका मतलब हम यहाँ पर यूज करेंगे older का. एंड रिमेंबर एक बात और बता देता हूं, ये जो वर्ड दैन है ना, इसका इस्तेमाल सिर्फ older के साथ ही किया जाता है, elder के साथ नहीं. ये बात भी आपको याद रखना है. क्लियर? My dash brother is a doctor. तो देखो रिलेशन ब्रदर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ऑब्वियसली यहां पर फैमिली की बात हो रही है, वी विल यूज एल्डर. सो माय एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर. क्लियर? नाउ हिज डैश सन वर्क्स इन बेंगलुरु. सन की बात हो रही है, फैमिलियल फैमिलियल रिलेशन है यहां पर, तो ऑब्वियसली यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्डेस्ट का. तो पर्सन जो कि फैमिली का पार्ट है उनके लिए हम एल्डर एल्डेस्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. शी इज अ डैश स्टूडेंट इन हर क्लास. एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट? अब शी का कंपैरिजन स्टूडेंट से हो रहा है क्लास में, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा शी, वो कहीं पर भी फैमिली का पार्ट तो नहीं है ना, है ना. इसका मतलब यहां पर हम यूज करेंगे ओल्डेस्ट का. तो शी इज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. ही इज द डैश इन द फैमिली. तो फैमिली को टर्म्स में यहां ले लिया गया है भाई, तो फैमिली है तो इसका मतलब हम यहां पर यूज करेंगे एल्डेस्ट का, नॉट ओल्डेस्ट का. ठीक है? सो ही इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली एंड शी इज 2 years डैश देन हिम. तो शी और हिम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जिनका रिलेशन फैमिली के तौर पे तो नहीं बताया गया, इसका मतलब हम यहां यूज करेंगे ओल्डर का. I hope now you got the entire concept about elder, older, eldest, oldest, very clear. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेट ऑफ एडजेक्टिव्स की ओर, जिन्हें हम बुलाते हैं लेटर, लैटर. देखो लेटर वर्सेस लैटर सुनने में सेम लगते हैं वर्ड्स, राइट? इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे. लेटेस्ट वर्सेस लास्ट, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, दो रिलेटेड एडजेक्टिव्स को साथ में समझ के उनकी मीनिंग समझेंगे. जैसे यहां पर सबसे पहले मैं लेने वाला हूं लेटर और लेटेस्ट को, यानी कि लेटर और लेटेस्ट जैसे वर्ड्स को साथ में लेंगे. तो देखो लेटर और लेटेस्ट जो वर्ड्स होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जब भी हम टाइम से रिलेटेड कोई बात करेंगे ना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेटर और लेटेस्ट जैसे वर्ड्स का. जैसे अगर मैं वर्ड यूज करता हूं लेटर, लेटर मींस होता है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, मतलब समय के किसी पॉइंट के बाद. जैसे आई विल कॉल यू लेटर, मतलब मैं थोड़ी समय के बाद तुम्हें कॉल करूंगा. या फिर लेटेस्ट मींस होता है मोस्ट रीसेंट, मतलब जो हाल ही में हुआ हो, राइट? सो लेटेस्ट का जैसे अगर आपने सुना होगा लेटेस्ट न्यूज, सो हियर इज द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम चाइना. That means here is the most recent news from China. So later means एक पॉइंट के बाद, और latest means सबसे हाल में जो हुआ हो, मतलब most recent जो भी चीज हुई हो. तो याद रखिएगा later latest का इस्तेमाल टाइम से रिलेटेड होता है. वहीं पर अगर मैं latter और लास्ट का इस्तेमाल करूं, तो देखो उनको इस्तेमाल होता है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन या ऑर्डर, राइट? तो मतलब किसी सीरीज में कौन सी पोजीशन या ऑर्डर में प्लेस्ड है उसको दर्शाते हैं लैटर और लास्ट जैसे वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जांपल लैटर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर चॉइसेस जो कि जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हों एंड यू चूज द सेकंड वन. तो सेकंड चॉइस को या सेकंड ऑप्शन को चूज करने के लिए हम यूज करते हैं लैटर. सो लैटर मीन्स द सेकंड ऑफ द टू थिंग्स mentioned. For example, between tea and coffee, I prefer the latter. So between tea and coffee, I prefer the latter means यहां पर मैं second option यानी कि कॉफी को चूज करूंगा. I would go for coffee. Clear? वहीं पर अगर मैं बोलता हूं last, last का इस्तेमाल किया जाता है. last क्या होगा? Just the opposite word of first, right? जो सबसे final end में आया है, राइट? पोजीशन में. तो जिसकी एंड पोजीशन हो या लास्ट पोजीशन हो, फाइनल पोजीशन हो, उसके लिए हम लास्ट लगाते हैं, राइट? तो दिस इज द लास्ट ट्रेन टुनाइट, मतलब ये आज की आखिरी ट्रेन थी, राइट? और अगर मैं कहूं इवन हम लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रेफर टू एनी पॉइंट और टाइम इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू मुंबई लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते, यानी कि समथिंग दैट हैपेंड अ वीक अगो, उसमें मैं मुंबई गया था. सो उस इवेंट को रेफर करने के लिए टू रेफर टू एन इवेंट इन टाइम जो कि पास्ट में हो चुका है, उसके लिए भी हम लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट बिटवीन क्या डिफरेंस है आपके लेटर और लेटेस्ट का और लैटर और लास्ट का. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो बच्चों अब बारी है अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ द वर्ड्स लाइक लेटर, लैटर, लेटेस्ट और लास्ट.
तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिकली फिल करना है इन वर्ड्स को सही से। सो द एक्सरसाइज में देखो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है सेज जेम्स डिड हिज बेस्ट टू विन, अनफॉर्चुनेटली ही फिनिश्ड डैश, व्हाट विल वी यूज, लेटर, लैटर, लेटेस्ट या लास्ट? ऑब्वियसली ही फिनिश्ड लास्ट, ओके, एंड में पहुंचा, आखिरी में। सो पोजीशन बता रहा है ना, पोजीशन के लिए हम यहां पर यूज करेंगे लास्ट, ओके। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, ही सेज he reached school dash than usual। देखो than का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही होगी, राइट। कंपैरेटिव में हमारे पास लेटर है और लैटर है, क्या लगना चाहिए? कम ऑन टेल मी। he reached school later than usual। later means after a point in time, जिस टाइम पर वो जाता था उसके बाद वो पहुंचा, ओके। सो लेटर, नॉट लैटर। लैटर का इस्तेमाल तो पोजीशन के लिए होता है ना, जब दो ऑप्शंस हो और उसमें से सेकंड वाला आप चूज कर रहे हो। गुड। द डैश न्यूज फ्रॉम द आर्कटिक इज वेरी अलार्मिंग, क्या लगना चाहिए? लेटर, लैटर, लेटेस्ट या फिर लास्ट? द लेटेस्ट न्यूज, वेरी वेल, सो इट शुड बी लेटेस्ट। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, माय नेबर्स हैव अ सन एंड अ डॉटर। द फॉर्मर इज अ टीचर, फॉर्मर मीन्स द फर्स्ट वन, एंड द डैश इज अ नर्स। कम ऑन टेल मी। द डैश इज अ नर्स, यानी कि द सेकंड वन, सेकंड ऑप्शन की बात कर रही है यहां पर। सो हम यूज करेंगे latter। latter is used for the second of the two things mentioned। you can solve the mystery dash, now have lunch। so you can solve the mystery later, very good, later in time, okay, good। have you read JK Rowling's dash book? क्या लगेगा? later, latter, latest, last? latest book, okay, most recent book पढ़ी है आपने JK Rowling की? The question is asking. This is the very last sentence of this exercise. Thank you for doing it. See you later. Okay? See you after a point in time. I hope now you got the entire concept about the uses of these words very clear. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने next pair of adjectives की ओर, जिनमें हम डील करने वाले हैं with adjectives like nearest and next। तो बात करते हैं सबसे पहले नियरेस्ट की। देखो नियरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ये रिलेटेड होता है टू अ प्लेस, या ये रेफर करता है उन लोगों को या फिर उन चीजों को जो कि फिजिकल स्पेस में बहुत पास में रखी गई हैं, जो चीजें बहुत पास में एग्जिस्ट करती हैं इन रियलिटी। तो बात करूं अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज 2 किलोमीटर्स अवे। सो यहाँ पर जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है इट इज जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे। सो इन दैट केस हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, राइट। ऑब्जेक्ट मीन्स टू से वो प्लेस सिचुएटेड है। क्लियर? ओके। अब बात करूं अगर मैं नेक्स्ट की, तो देखो नेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है कभी भी टाइम को और पोजीशन को रेफर करने के लिए जो कि एक सीरीज में मौजूद हो। जैसे वी विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, तो ऑब्वियसली जब ट्रेन चलती है तो स्टेशन एक सीरीज के बाद एक सीरीज में स्टेशन फॉल करते हैं एक के बाद एक, राइट। एंड इन दैट केस वी आर सेइंग वी विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि पोजीशन पे नेक्स्ट पोजीशन यानी कि नेक्स्ट स्टेशन पे वी विल गेट डाउन, right? And if we say we are looking forward to your next visit, so I'm talking about कि time में, series of time में next time मैं तुम्हारी visit का इंतजार करूंगा, या looking forward to, I will be waiting for your next visit। तो time में भी रेफर कर सकते हैं या position में भी रेफर कर सकते हैं किसी सीरीज में, किसका? next का। So let us practice this concept through an exercise now। Fill in the blanks with words like nearest and next। चलो देखते हैं। The man who lives dash door is a dentist। The person who lives nearest door या next door? Next door, okay? तो यहां पर हम next का इस्तेमाल करेंगे। Try out this one, second one। She is looking forward to her friend's dash visit। Next visit, right? तो series in time में हम यहां पर next की बात कर रहे हैं। Clear? Try this one, third one। I want to go to the swimming pool dash week। Exactly, अपकमिंग वीक में यानी कि नेक्स्ट वीक में, पूरी सीरीज ऑफ वीक में या डेज की सीरीज में आई एम वेटिंग कि नेक्स्ट वीक जब आएगा देन आई विल गो फॉर स्विमिंग। प्रोक्सिमा सेंचुराई इज द डैश स्टार टू द सन। पोजीशन इन स्पेस, राइट, नियरेस्ट का इस्तेमाल होता है। सो प्रोक्सिमा सेंचुराई इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन। शी वांट्स हर डैश कॉन्सर्ट टू बी इन गोवा। शी वांट्स हर नियरेस्ट कॉन्सर्ट की नेक्स्ट कॉन्सर्ट? next concert। Clear? Now could you please tell me where the dash restaurant is? Come on, it would be nearest restaurant is। Clear? So इस तरीके से हम यहां पर समझे next और nearest का correct usage।
तो बच्चों अब हम फाइनली पहुंच गए हैं टुवर्ड्स अवर लास्ट पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स की ओर, जो कि हैं फार्दर एंड फर्दर। तो देखो दोनों के दोनों ये जो वर्ड्स हैं ये फार के क्या हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज है, राइट। तो दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस। सो वी कैन से कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। सो हम कह सकते हैं कि जो कोलकाता है वो इक्वेटर से ज्यादा दूर है देन कोलंबो। तो दूर है के लिए हम ज्यादा दूर कंपैरिजन कर रहे हैं ना, देन का इस्तेमाल हो रहा है, तो या तो फर्दर लगा सकते हैं, फर्दर दोनों के दोनों डिस्टेंस को ही रेफर करेंगे, क्लियर। बट देखो फर्दर का इस्तेमाल मतलब दोनों में से, दोनों का इस्तेमाल डिस्टेंस तो बताने के लिए होता ही होता है, बट दोनों में से एक ऐसा है जो एक और काम कर सकता है, जो हमें यह भी बताता है कि हम किसी एडिशनल चीज के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। सो फर्दर का इस्तेमाल, रिमेंबर नॉट फार्दर, वी आर नॉट यूजिंग फार्दर दिस टाइम, सिर्फ फर्दर का इस्तेमाल किया जाता है टू रेफर टू समथिंग विच इज एडिशनल। ओके, जैसे इफ आई से आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, मतलब आफ्टर दिस ही मेड नो एडिशनल रिमार्क्स। सो फर्दर का इस्तेमाल एडिशनल के तौर पे भी किया जा सकता है, जैसे आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले मीन्स आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट एनी additional delay, right? So further could also mean additional, and it could also mean a distance which is away from something else. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? Now we have to finally practice this concept through an exercise now, and this time fill in the blanks with farther or further. I can't walk any farther या further, both would be correct. I can't walk any, let's say हम यहाँ पर fill कर लेते हैं farther, ये भी सही है, even further भी ठीक ही है, ठीक है, can't walk any further. Next one, no dash reasons were given, no additional reasons were given, इसका मतलब further का सवाल होगा, यहाँ distance के बारे में बात नहीं हो रही है ना। Okay, next one try करते हैं, he walked off without any further ceremony, ceremony की बात हो रही है, right? तो यहाँ पर हम further का इस्तेमाल करेंगे, without any additional ceremony he just walked off, चला गया वो वहां से बिना किसी एक्स्ट्रा एडिशनल सेरेमनी के। Until dash orders, Mr. K.S. Dave will act as the headmaster of Nira High School. So, until dash orders, until additional orders, right? तो again यहाँ पर हम further का इस्तेमाल करेंगे। Come on, try this fifth one, the last sentence. To let a bungalow at Ridge Road, okay, for dash particulars apply to box number 65. So, for further particulars, यानी कि additional particulars information जानने के लिए box number 65 पर you have to write or apply. So with this we finally wrap up our entire discussion on the correct usage of various adjectives, जिनमें बहुत सारे लोग बड़े हो जाने तक भी यानी कि बड़ी क्लासेस में आने तक भी कंफ्यूज ही रहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का सेशन और कंप्लीट डिस्कशन ऑन दी टॉपिक एडजेक्टिव्स। आई होप आज के सेशन में डिस्कस किए हुए सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स रह भी जाते हैं तो हमें आस्क अ क्वेश्चन सेक्शन में आप हमारी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हो, एंड वी मेक श्योर टू रिप्लाई टू ईच ऑफ योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं देन डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, एंड अंटिल वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लर्नो हब ICSE इंग्लिश सीरीज, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।